Hello and welcome to Major HS Kelsey's Baldwin Academy. I am Samir Singhal, your GS mentor, and today we are going to discuss the NDA 1 2026 Geography PYQs, and we are going to talk about these questions and let's see that what type of questions they ask. Are they really difficult, or we can answer them if we have a little bit of thinking in the exam, and what type of level was there in these questions. So let's start with them. So basically, if we go into the geography part, we have total 19 questions in geography in the NDA, starting from 102 till 120, and out of these 19 questions, I can say that lot of them are doable. Let's see with the first question we have. So consider the following statement about the Kamarajar Port. Kamarajar Port के बारे में बात कर रहा है, कुछ बातें कह रहा है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेटाइज्ड पब्लिक कंपनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब है कि इस बात का मतलब क्या है कि कॉर्पोरेटाइज्ड पब्लिक कंपनी, यानी ये जो कंपनी है ये एक, या ये जो पोर्ट है ये एक लिस्टेड पोर्ट है. लिस्टेड मतलब इसको हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें इसको लिस्ट किया गया है. तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक है. दूसरी बात क्या कह रहा है? दैट कामराजर पोर्ट इट वाज अर्लियर नोन एज द एनोर पोर्ट. ये एनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था. ये भी बिल्कुल ठीक है. इट इज बेसिकली इन द तमिलनाडु रीजन. अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम सबको पता है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारी वेस्टर्न साइड ऑफ द एरिया है, यहां पे सारे के सारे पोर्ट्स कैसे हैं? नेचुरल है. ऑन द ईस्टर्न साइड द पोर्ट्स वी हैव आर द आर्टिफिशियल. ईस्टर्न साइड पे पोर्ट्स कैसे हैं? आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं. अब इसके हिसाब से अगर देखोगे तो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज अ नेचुरल पोर्ट. जी नहीं, ये एक नेचुरल पोर्ट नहीं है, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड होने की वजह से कैसे पोर्ट्स कहलाते हैं? इमरजेंस कोस्ट. और एक बात याद रखिए, इमरजेंस कोस्ट जो होती है वो आपकी कभी भी एक नेचुरल पोर्ट का काम नहीं कर सकती. वो हमेशा एक आर्टिफिशियल पोर्ट ही बना सकती है. दैट इज व्हाई द मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया आर द आर्टिफिशियल पोर्ट्स. तो पहले दो स्टेटमेंट्स फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द कामराजर पोर्ट, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज्योग्राफिकल क्वेश्चन था, ये ज्योग्राफिकल स्टेटमेंट था. अगर आपको पता होता तो आप इस पॉइंट को जरूर कवर करते. सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ए ऑप्शन, दैट इज 1 and 2 ओनली. आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने किया होगा, सभी दोस्तों ने किया होगा. आगे बात करते हैं. ओके, second question we have is regarding the earthquake. The question is coming from the geomorphology part right now. So the question is, consider the following statement. Earthquake waves are basically of two types, namely body waves and surface waves. इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो earthquake होता है, earthquake के आने के बाद बेसिकली किस तरह की waves जनरेट होती हैं, तो एक तरफ जनरेट होती है बॉडी वेव्स और एक तरफ जनरेट होती हैं सरफेस वेव्स. सरफेस वेव्स में बात आती है तो एल एंड रेले वेव्स की बात आती है, और बॉडी वेव्स में बात आती है तो हम बात करते हैं पी एंड एस टाइप वेव्स की. ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. दूसरा कह रहा है द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द रॉक सरफेस एंड जनरेट द सरफेस वेव्स. भाई बॉडी के अंदर यानी अर्थ के अंदर जो रॉक्स जो वेव्स जनरेट हुई हैं वो ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे किसको? अपर लेयर रॉक्स को, जो कि हम कहते हैं क्रस्ट. और क्रस्ट में ही अर्थक्वेक आता है, और क्रस्ट में जब बॉडी वेव जनरेट होंगी तो बॉडी वेव सरफेस तक भी आएगी. तो बेसिकली वन थिंग लीड्स टू अनदर. दैट मींस द बॉडी वेव्स व्हेन दे बेसिकली कम्स इन कांटेक्ट विद द रॉक सरफेस दे स्टार्ट द सरफेस वेव. तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ठीक है. तो पहले दो स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2. इस बार उसने आपसे क्वेश्चन पी या एस पर नहीं पूछा, उसने शैडो जोन पे क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है और आप इसका आंसर बहुत ही आराम से कर सकते थे. ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बहुत मैं कह सकता हूं एक इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा विचार करना था, सोचना था, एंड इट कैन बी डन. ओके, नेक्स्ट वन. Next question is coming again from the geomorphology and not a very difficult one. Consider the following statement regarding the Earth's crust. The continental crust is thinner under the fold mountains. Fold mountains आप जानते हो कि जब भी कभी continental and continental, जब कभी continental convergence होता है तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ये पूछ ये रहा है कि जो फोल्ड माउंटेन्स के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है कि क्या वो थिनर होती है या कैसी होती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिनर अंडर द फोल्ड माउंटेन्स, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग हो रही होती है और फोल्डिंग के नीचे दो लेयर्स होती हैं और दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती हैं, और दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब ओवरले करती है एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पे जो लेयर की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो थिन नहीं होती, थिक होती है. तो यहाँ पे आंसर ये वाला जो है गलत है. द मीन थिकनेस ऑफ ओशियन क्रस्ट इज 30 किलोमीटर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ओशियन क्रस्ट जो है वो 5 to 10 किलोमीटर का ही होता है. दैट इज वाई ओशियन क्रस्ट इज क्वाइट वल्नरेबल विद रेस्पेक्ट टू द मैग्मा. इसलिए मैग्मा उसको आराम से पेनिट्रेट करते हुए एक नया सी फ्लोर बनाने में सक्सेसफुल रहता है, जबकि यही चीज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बहुत मुश्किल होती है. इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या बनती है? रिफ्ट्स बनती हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे अगर बात करते हैं द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, तो अर्थ क्रस्ट क्या ब्रिटल होती है? बिल्कुल भाई, अर्थ क्रस्ट इज क्वाइट ब्रिटल क्योंकि बहुत ही दो प्रकार की फोर्सेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से बहुत ही तेजी से जो हमारी क्रस्ट होती है वो वल्नरेबल स्टेट पे आ जाती है एंड इट स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग और मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक हो जाता है. पहले दो स्टेटमेंट्स गलत हैं. यहाँ पे आंसर जो आपको मार्क करना था, द आंसर विल बी 3 ओनली, दैट इज द सी ऑप्शन. ठीक है, सो आई होप ये सभी ने किया होगा. ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, एक डुएबल क्वेश्चन था. Okay, next question is coming from the volcanoes, that means the geomorphology. So what they are asking you, which of the following are associated with the composite volcanoes? They result in explosive eruptions. They eject pyroclastic material. The pyroclastic materials and ashes accumulated near the vent forming layers. First of all, composite volcanoes की बात हो रही है. तो composite volcanoes आप हमेशा याद रखिए, ये हमेशा वो वाले वॉल्केनोज होते हैं जो बिकॉज ऑफ द विस्कसनेस ऑफ द लावा अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब बर्स्ट होते हैं तो उसकी वजह से एक हाई एक्सप्लोजन होता है. अब यहाँ पे क्या कह रहा है? दे रिजल्ट्स इन एक्सप्लोजिव इरप्शंस. बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो आपके लावा होता है ये आपका कैसा होता है? ये आपका एसिडिक होता है, एंड नेचर कैसा होता है इसका? विस्कस होता है, जिस वजह से एक आपकी पतली थिन लेयर बन जाती है जो कि इसको पैक करने का काम करती है, एंड बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर ये ब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा. दे इजेक्ट पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि जब इजेक्शन होगा तो उसमें आपका विस्कस मैग्मा जो है वो बहुत दूर तक जाकर गिरता है. ठीक है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एशेस एक्यूमुलेट नियर द वेंट फॉर्मिंग लेयर्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि जब ब्लास्ट होता है या जब ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है तो यही बेसिकली क्या करता है? ये आपका एक कॉनिकल शेप वॉल्केनो स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है. दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तो वॉल्केनो से एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे, और अगेन द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. ओके, द नेक्स्ट वन is coming once again from the geomorphology, but this time the question is asked from the geology part, that is about the formation of different type of landforms. So loose sediments are transformed into sedimentary rocks by the process of. So basically ये क्या कह रहा है? जब छोटे सेडिमेंट्स, यानी कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक इग्नियस रॉक है या फिर आपके पास एक मेटामॉर्फिक रॉक है. अब इस रॉक का बिकॉज ऑफ विंड, because of water, because of
एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर एक्टिविटी एंड एयर एक्टिविटी। इन सभी चीजों की वजह से जब इग्नियस रॉक टूटती है, जब छोटे ग्रेन्स बनते हैं, तो उनको हम सेडिमेंट कहते हैं, और जब वो सेडिमेंट्स कोएगुलेट करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। तो बेसिकली वो पूछ ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बेसिकली डिफाइंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट था। इफ यू हैव लर्नड अबाउट द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, देन द आंसर कुड बी गिवन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सॉलिफ्लक्शन, and which particularly if sorry, the answer for this question is, my bad, the answer for this question is lithification। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, lithification आपका आंसर होगा। lithification basically is the process जहाँ पे जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके कोएगुलेट करते हैं, कोएगुलेट करके आपकी एक प्रॉपर सेडिमेंट्री रॉक्स को डेवलप करते हैं। लाइक ग्रेनाइट, गैब्रू, बसाल्ट, जब इनके सेडिमेंट्री ग्रेन्स बनते हैं तो कोएगुलेट करते हैं और क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन। Okay, next one. Here we can see the question is coming from the climatology part and the question is from the temperature inversion. Temperature inversion जैसा हमने बहुत बार क्लासेस में डिस्कस किया है, it is the process where while moving up in the height the temperature generally comes down. This process is called lapse rate. But if we inverse it, while we are moving up in the atmosphere, when the temperature also increases, this phenomena is called a temperature inversion. Okay, now it has given us some points, we have to look into that. This happens when the normal lapse rates get inverted. बिल्कुल ठीक बात है भाई, यही तो कह रहा है ये कि जब आपका नॉर्मल लैप्स रेट जो है इन्वर्ट हो जाए। नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है, एट एवरी 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, लेकिन उसको इन्वर्ट कहेंगे तो उसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। बिल्कुल ठीक। विंटर नाइट्स विद क्लाउडी स्काईज आर कंड्यूसिव विद फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि विंटर नाइट्स की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंड्यूसिव की बात हो रही है, कंडक्शन की बात हो रही है, वो क्लाउड्स के रेस्पेक्ट में हो रही है। जबकि यहाँ पे क्लियर नाइट्स पर भी जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन आपका टेरेस्ट्रियल बॉडी से होता है, यानी कि क्रस्ट से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विंटर नाइट्स विद द क्लाउडी स्काईज आर कंड्यूसिव फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। आफ्टर दैट द पोलर एरियाज एक्सपीरियंस इन्वर्जन थ्रू आउट द ईयर। तो पोलर एरियाज जो होते हैं, अब देखो टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जो जनरली काम ही करता है ठंडे इलाकों में, यानी विंटर्स में, और पोलर एरियाज जो है वो हमेशा ही आपके विंटर्स को झेलते हैं। सो दैट मीन्स वहां पे तो टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जो कॉन्टिन्यूसली अपना काम करता रहता है। सो बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस करेक्ट, second one is wrong, and if second one is wrong, this is gone, this is gone, this is gone. The only option that we are left with is the C option, that is 1 and 3 only. I hope this question is quite clear. अगर ये किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको करना चाहिए था। Okay, the next one is coming from once again the climatology part, and the question is coming from the topic that is called a cyclone, and in cyclone category we have the cyclone called a extratropical cyclone. So consider the following statements regarding the extratropical cyclone. What it is saying, they usually develop in the mid and high latitudes. ये mid और high latitudes पर बनते हैं। क्या ये statement सही है? तो पहली बात तो आपको समझना होगा कि extratropical cyclones कहाँ पे बनते हैं। तो ये हमें मिलते हैं 40 से 60 डिग्री, या फिर मैं कह सकता हूं 30-35 से 60-65 के बीच में ये बनते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो कौन से लैटिट्यूड्स हो जाते हैं, ये आपके मिड टू हाई लैटिट्यूड्स हो जाते हैं। यही कहानी है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। दे अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं अगर हम इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन के रेस्पेक्ट में कवर करें। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो एरिया होता है, जैसे आप देखोगे कि ये हमारा इंडिया है, यहां पे आपको एक साइक्लोन मिलेगा और ये साइक्लोन का बेसिकली जो डायमीटर होगा वो 500 से 1000 या 1500 किलोमीटर तक का होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसी की वजह से भारत में एक फिनोमिना आता है जिसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ये फिनोमिना है, ये एक टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर बनता है, उसकी वजह से ये फिनोमेना भारत तक असर करता है।
सो इफ वी गो इनटू दैट, हमें पता चलता है कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस हमें देखने को मिलता है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है या टेम्परेट साइक्लोन है, वो बेसिकली एक बहुत बड़े रीजन को कवर करता है एज कंपेयर टू अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा कह रहा है दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गलत है, क्योंकि दे जनरली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक, ये वेस्टर्लीज की वजह से बनते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती है। दूसरी बात, आपकी जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो जनरली आपके जब बनते हैं तो जेट स्ट्रीम्स की वजह से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द फिनोमेना अकर्स इन इंडिया दैट इज कॉल्ड अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन ए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। आई होप ये क्लियर होगा सबको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। Okay, next we have which one of the following receives the average annual rainfall below 50 centimeter in India, indicating highest in adequacy। अब यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में रेनफॉल है वो रेनफॉल भारत में मॉनसून की वजह से आती है, एंड यहां पे अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो मॉनसून है वो बेसिकली कैसे मूव करता है। तो मॉनसून जब मूव करता है तो इसमें जो सबसे मेन बात हमें पता चलती है वो ये है कि ये वाला जो रीजन है, यहां पे जो बारिश होती है वो होती है अराउंड 400 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आपका ये वाला रीजन है, यहां पे जो बारिश होती है वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर की। और ये जो बारिश कह रहा है बिलो 50 सेंटीमीटर, बिलो 50 सेंटीमीटर इज द रेनफॉल दैट जनरली अकर्स इन द डेजर्ट रीजन। ये कौन से एरियाज में अकर होता है? डेजर्टेड एरियाज में अकर होता है, यानी जो आपके रेगिस्तान होते हैं। अब इन सारे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, लद्दाख और झारखंड, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दोनों में अच्छी बारिश आती है। बात आती है हरियाणा और लद्दाख की। ये दो ऑप्शंस थे जो थोड़े ट्रिकी थे। क्यों? क्योंकि हरियाणा भी काफी हद तक, जो हरियाणा का वेस्टर्न साइड है वो बहुत हद तक ड्राई हो जाता है, बट स्टिल they receives the rainfall more than 50 से ज्यादा ही रिसीव करते हैं। The exact answer for this question will be Ladakh. That is why Ladakh becomes the cold desert of India. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। The answer is C option. Okay, next one. So next one we have, as per the land use categories in the land revenue records of India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years is called। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे स्तर का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और अगर ये आपने किया तो बहुत अच्छा, बिकॉज जनरली इट इज टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द ड्रॉट थिंग, and it is talking about the agriculture thing in India. So basically they are asking that on the land use categories, land revenue records of India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years, यानी 1 साल से तो ज्यादा लेकिन 5 साल से कम। तो अब यहां पर अगर हम इसके हिसाब से देखो बात करते हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन होने के साथ साथ इसका जो आंसर होगा वो होगा फैलो अदर देन करंट फैलो। मतलब कि बैरन तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा गया है जरूर, लेकिन 5 साल से ऊपर नहीं। अगर 5 साल से ऊपर कहा गया होता तब आप इसको बैरन आइलैंड कह सकते थे या बैरन लैंड कह सकते थे। करंट फैलो आप कह सकते हो कि अभी फिलहाल यूज में है ना, लेकिन वो कंडीशंस दे रहा है, कंडीशंस दे रहा है, तो उस केस में हम कंडीशंस के हिसाब से आंसर देंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फैलो अदर देन करंट फैलो। मतलब ये अभी फिलहाल यूज में नहीं है लेकिन आने वाले समय में यूज में आ जाएगा। सो दैट इज द थिंग। सो बेसिकली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। फॉर अकॉर्डिंग टू दैट द इरिगेशन पार्ट इज बिकमिंग रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पार्ट एज वेल। नाउ another question coming from the geomorphology part,
and in geomorphology this time they did not ask anything from any type of landforms or something or geology. They have asked the questions related to the type of weathering. So now let's take a look. It is saying the types of chemical weathering, and on the other side it has the characteristics. So first it is saying solution results in the leaching of minerals, carbonation helps in the breaking down feldspar, third is the hydration causes an increase in the volume of rocks, and oxidation changes the color of रॉक्स. ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने कई बार 11th 12th क्लास में 10th क्लास में भी किया है, और ऑक्सीडेशन से हम ज्यादातर जो केमिकल्स में जो मेजर चेंज देखते थे वो यही देखते थे कि कलर चेंज हो जाता था. जैसे लाइम वाटर का हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता था कि जो कलर है वो कलरलेस से क्या हो जाता था, मिल्की वाइट हो जाता था. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज बेसिकली वेरी करेक्ट कि ये कलर चेंज पर बात कर रहा है रॉक्स के. ठीक है, कभी आप देखो भी जो रॉक्स होती हैं बेसिकली जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, चौक होती है, स्लेट होती है, उसको आप ऑक्सीडेशन में रख दो तो आपको दिखेगा कि उस पे लाल कलर की जो लेयर है वो आ जाती है, परत आ जाती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई. अच्छा, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी और पानी से क्या होगा कि जो रॉक्स हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ने लगेगा. देखो रॉक्स क्या होती है, पोरस होती हैं, और रॉक्स में जब पानी आता है टकराता है तो उसकी वजह से जो पोर्स हैं, पोर्स से पानी अंदर जाने लगता है. दैट बिकम्स द रीजन कि जो रॉक्स होती है वो हल्की सी डेंस होने लगती हैं. ठीक है, तो यहां पे हाइड्रेशन क्या कह रहा है, कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ रॉक्स. तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है. कार्बोनेशन का मतलब होता है कि आपके जो कार्बन्स हैं वो बेसिकली ब्रेक डाउन कर गए हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल वेदरिंग. तो यहां पे आपका हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फेल्ड्सपर, ये भी बिल्कुल ठीक है. सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द लीचिंग ऑफ मिनरल्स. लीचिंग क्या होता है, जब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना काम करते हैं लाइक वाटर एंड अदर थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन वहां पर जो बेसिकली ग्रेन्स होते हैं, रॉक्स के ग्रेन्स होते हैं, वो सोल्यूबल हो जाते हैं और बहने लगते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलरली पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है एक अमाउंट ऑफ रॉक जो कि मेटामॉर्फाइज किया जा सकता है या सेडिमेंट्री कहा जा सकता है. ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आपका सॉल्यूशन. तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सो हेंस ऑल द 4 आर करेक्ट. तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑल द 4. सो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल ठीक है. आंसर विल बी डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वन बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द quartzite in metamorphosed form, which one of the following rocks. तो अब यहां पे ये बात कर रहा है कि quartzite जो है is metamorphosed हुआ है किस रॉक से. मतलब देखो 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं हमें पता है, igneous, sedimentary and metamorphic. अब मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती हैं ये आपकी कब बनती हैं, ये आपकी बनती है जब आपकी केमिकल या फिर फिजिकल वेदरिंग होती है. अब यहां पे ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं ये सेडिमेंट्री से भी बन सकती हैं, ये इग्नियस से भी बन सकती है, दोनों ही फिनोमिना काम करते हैं. तो ये पूछ रहा है जो क्वार्ट्जाइट होता है, क्वार्ट्जाइट इसमें से कौन सी रॉक से बना होता है. क्वार्ट्जाइट का यानी वो कहना ये चाह रहा है कि क्वार्ट्जाइट का जो ओरिजिन रॉक है वो कौन सा है. तो प्लीज रिमेंबर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम क्वार्ट्जाइट कम्स आउट ऑफ द सैंडस्टोन. ठीक है, क्वार्ट्जाइट जो होता है वो किससे आता है, आपका सैंडस्टोन से आता है, यानी बालू पत्थर से आता है. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. एंड दैट इज व्हाई बेसिकली इट वर्क्स एज इन द फॉर्मेशन, इन द मेकिंग ऑफ वॉचेस, इन द मेकिंग ऑफ ग्लासेस एंड ऑल दैट. ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे यूज होता है. सो आंसर इज सैंडस्टोन. ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी. आप देख सकते हो इस बार जियोमॉर्फोलॉजी बहुत प्रिवेल कर रही है. जियोमॉर्फोलॉजी में इस बार क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द अर्थक्वेक एंड फ्रॉम द सिस्मिक वेव्स. इन अ सिस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि P wave S wave से पहले आती है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. In P waves the individual particles vibrate to and fro and in the direction of wave propagation, whereas in S waves the particle vibrate up and down. अब देखो बात को जरा समझने की कोशिश करना. जो P waves होती हैं इसमें जब वेव चलती है तो P wave is an example of compressive wave. ये कंप्रेसिव वेव का एग्जाम्पल है. यहां पे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूं, स्प्रिंग.
अब स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे, जब दबाओगे और छोड़ोगे तो क्या होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। अब सोच के देखो, जब वो कंप्रेस और रेयर हो रहा है तो बीच में जो विंड पार्टिकल्स या हवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो भी उसके साथ टू एंड फ्रो मूव करेंगे। तो यही तो कह रहा है द पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो। तो ये बिल्कुल ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन वेयर एज इन एस वेव द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन। अब एस वेव कैसी वेव होती है, एस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब कुछ ऐसे। अब ऐसे चलेगा तो कोई भी पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे, और वेव कैसे जा रही है, ऐसे। तो अगर आप देखोगे तो पार्टिकल जो है वो राइट एंगल पे मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द वेव। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है, पहला तो ठीक है ही। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। तो यानी आप देख सकते हो इस बार अर्थक्वेक से 2 क्वेश्चंस आए हैं और ये जनरली अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है जहां पे इससे सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, next one is again you can see coming from the earthquake once more. Now it is asking the consider the following statement regarding the hypocenter. Hypocenter first of all किसका नाम होता है, फोकस का, जहां पे आपका मैग्नीट्यूड अकर होता है और फोकस के बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर क्या बनता है, इसके 90 डिग्री ऊपर बनता है हमारा एपीसेंटर। तो एपीसेंटर वो पॉइंट होता है जो सरफेस पे, जहां पे अर्थक्वेक डिटेक्ट होता है। ठीक है, अब सुनो, इट इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज एंड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। बिल्कुल ठीक बात। इट इज द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड मे बी मैनी किलोमीटर्स डीप विद इन द अर्थ। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये क्रस्ट में बनता है। ये किस में बनता है, क्रस्ट में बनता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी ठीक हो जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। इसको याद रखिएगा। ठीक है, okay, next one is coming from basically the type of critical minerals। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए उसने क्या पूछा है, which of the above minerals are not used for the production of photovoltaic cells used in the solar panels। किसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, होता है वो नहीं पूछा, नहीं होता। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो याद रखिए जो पहला और तीसरा है इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता। टेल्यूरियम एंड गैलियम ये दोनों एक बहुत ही अच्छे सोर्स बन जाते हैं आपके किसके, ये बहुत ही अच्छे सोर्स बन जाते हैं आपके किसके, वो फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए, यानी सोलर पैनल्स बनाने के लिए। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन से नहीं बनाते, तो फर्स्ट और थर्ड नहीं बनाते, और फर्स्ट और थर्ड नहीं बनाते तो आपका सही आंसर क्या होता है यहाँ पे, सी ऑप्शन होता, दैट इज द 1 and 3 ओनली। प्लीज डू रिमेंबर, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मिनरल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स, नॉट यूज्ड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं ये हमेशा चेक करें कि वो करेक्ट या इनकरेक्ट पूछ रहा है या नॉट या इज पूछ रहा है। ठीक है, ओके, next one we have is regarding the which one of the following winds is responsible for the wildfires in the southern California। आपको याद होगा पिछले साल काफी जो है वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिली थी और इसी वजह से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेसिकली द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लोकल विंड्स, और लोकल विंड्स में अगर बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, शिनुक। आपको पता है शिनुक आपकी विंड्स हैं कहाँ की, रॉकीज की। उसके बाद जार्बो गैप विंड ये भी नहीं है, डायब्लो विंड ये भी नहीं है। इसका आंसर जो होगा दैट इज द सेंटा एना विंड। सो बेसिकली द सेंटा एना विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड फायर्स ऑफ द कैलिफोर्निया। और यहाँ पे लॉस एंजलिस में आग लगी थी, उसी में से ये क्वेश्चन निकल के आया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंटा एना विंड। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास। इसमें से कौन सा एक पास नहीं है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ जो पासेस यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़े जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, मैं समझ पा रहा हूं, बट द थिंग इज आप जब इन ऑप्शंस को देखोगे तो बॉमडीला हमें बहुत अच्छे से पता है कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगर मैं इन सब में बात करूं तो एक बात याद रखिए, नीति, माना,
लिपुलेख एंड थांगला, इन चारों पासेस के अलावा ये एक और पास है म्यूलिंगला। ये सारे के सारे पासेस जो हैं ये कहां पे पड़ते हैं? ये पड़ते हैं हमारे उत्तराखंड में। बाकी के तीनों पासेस कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द C option. So again the question is coming from the Indian geography and a basic factual question, and they have asked that which of the following is not the pass in Arunachal Pradesh. तो आंसर क्या होगा आपका? म्यूलिंग ला। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, next question is coming again kind of a relation between the geography and current affairs. So they are asking you that Mount Ibu which recently erupted in Indonesia is a, जो माउंट ईबू है जो रिसेंटली इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है वो किस प्रकार का एक वॉल्केनो है, इसके बारे में वो आपसे सवाल पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन जनरली हम तैयार करके क्या जाते हैं कि इथोपिया में जो वॉल्केनो है वो कौन सा था, बट इथोपिया का वॉल्केनो ना पूछ के उसने क्या पूछा? इंडोनेशिया का, है ना। तो ये थोड़ा सा वो ट्रिकी हमेशा यूपीएससी रहता ही है, बट राइट नाउ लेट्स आंसर दिस वन। सो अकॉर्डिंग टू दिस माउंट ईबू, और माउंट ईबू की क्या बात करें, जनरली जो आपके इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इज अ टाइप ऑफ आर्कीपेलागो दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ओशनिक कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे जो वॉल्केनोज बने हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के हैं, एंड बिकॉज दे आर ऑफ द एसिडिक नेचर, तो यहाँ पे जब ब्लास्ट होता है तो बड़ा एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होते हैं वो बेसिकली किस प्रकार के वॉल्केनोज में होते हैं। सो आंसर फॉर दिस वन इज द कंपोजिट वॉल्केनो। तो ऐसे वॉल्केनोज जहां पे कंपोजिट वॉल्केनोज बेसिकली होते हैं वहां पे ऐसे इरप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। सो माउंट ईबू इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट volcano, and Indonesia is the largest archipelago in the world. Okay, another one. Okay, now this time they have asked the question from the solar system. Last time they exempted this topic, but this time they have asked one. Question is, consider the following statement in case of terrestrial planets. So Mercury, Venus, Earth, Mars are terrestrial planets having low densities as compared to the other planets. ये यहीं पे गलत हो जाता है। देखो यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लो डेंसिटीज की अगर बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि अर्थ इज द मैक्सिमम डेंस प्लैनेट, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? मरकरी। तो पहली बात तो पहला स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया, बात खत्म। दे लाई बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये बिल्कुल ठीक है, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं, और एस्ट्रॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट के बीच में कौन से मिलते हैं? जूवियन प्लैनेट्स, ठीक है। देयर लोअर ग्रेविटी कैन होल्ड अ एस्केपिंग गैस। अब यहां पे थोड़ा सा बात को समझना, ये जो स्टेटमेंट है ये विद रेस्पेक्ट टू कुछ गैसेस सही नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी जो हल्की गैसेस होती हैं उनको हमारी ग्रेविटी कंट्रोल नहीं कर पाई, एंड दे एस्केप्ड इनटू द सोलर सिस्टम एंड दे एस्केप्ड इनटू द लेटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसी से आप समझ लीजिए कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा यहां पे गलत हो जाता है। द ओनली स्टेटमेंट दैट इज वी आर लेफ्ट विद एंड दैट इज द करेक्ट वन इज द सेकंड वन, दैट दे आर लाइज बिटवीन द एस्ट्रॉइड्स एंड द सन। तो आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यू नीड टू मार्क। अगर किसी बच्चे ने सेकंड और थर्ड मार्क किया यानी बी ऑप्शन मार्क किया तो आई एम सॉरी बट द आंसर इज डी। ओके, द लास्ट ऑफ द ज्योग्राफी क्वेश्चन वी हैव इज रिगार्डिंग द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दिस टाइम UPSC asked the very simple question from the atmosphere, from the layers of atmosphere, and we can see here are the layers of atmosphere, here are the characteristics, and if we compare them, so troposphere basically it is telling that absorbs ultraviolet radiation. We all know that ultraviolet radiation is absorbed by ozone, और ओजोन जो है वो ट्रोपोस में नहीं कौन सी लेयर में होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो पहला ऑप्शन गलत, सीधी सी बात। स्ट्रेटोस्फेयर चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट, भाई ये जो फिनोमिना है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, ये यहां नहीं होता, तो ये वाला भी गलत हो गया। फिर मीजोस्फेयर में कह रहे हैं इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, तो ये भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स को वापस भेजने का काम कौन करता है? आयनोस्फेयर करता है,
या मैं कहूं थर्मोस्फेयर करता है, मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट लेयर और यहाँ पे मीटियोर्स बर्न्स आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स गलत हैं और इसने करेक्टली मैच पूछा है मेरे से। याद रखिए क्या पूछ रहा है, करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से कोई भी करेक्टली मैच नहीं होगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन सबने किया होगा, एक इजी क्वेश्चन था अगर आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पता है। And that's it from this session guys. I hope you learned a lot of things regarding the questions. I hope मैं तो चाहता हूं आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे हों, सही हों, बट अगर दिक्कत आई है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस वन। एंड इस सेशन में इतना ही, मैं चलता हूं। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद द अदर सेशंस एंड टिल देन टेक केयर, डू योर बेस्ट एंड जय हिंद गाइस।